नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सैनिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भ्रूण है उसका परिवर्धन कैसे होता है, बीज है उसका विकास कैसे होता है, बीज है वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में लिया था। अब हम ले रहे हैं निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनने तक क्या क्या परिवर्तन होते। तो देखिए अपना टॉपिक है वो है बीजांड से बीज बनने तक होने वाले परिवर्तन। देखिए पिछले वीडियो में हमने लिया था कि बीज है, बीज का विकास है या परिवर्तन है वो बीजांड से होता है। इस टॉपिक में हम लेंगे बीजांड से बीज बनने के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन सी संरचनाएं किस में बदल जाती है, कौन सी संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। तो इसमें देखिए हम ले रहे हैं बीजांड का भाग, बीजांड का भाग। उसके बाद में लेते हैं कि बीजांड का भाग है वो बीज बनने के दौरान क्या बन जाता है, बीज का भाग। ये था, थोड़ा सा हम आउटलाइन ले लेते हैं। पूर्व के वीडियो में भी हमने लिया था, ये भ्रूण कोश था जिसमें सात कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जा रहे थे। इसके चारों ओर ये बीजांड काय था, ये बीजांड का अध्यावरण था। ये संरचनाएं ली थी अपन ने। ये तो अंड कोशिका थी, ये सहायक कोशिका थी, ये दोनों जुड़ जाते हैं केंद्रक, तो बाद में ये द्वितीयक केंद्रक कहलाता है। ये प्रतिव्यासित या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, ये थी बात। और ये बीजांड वृंत। अब हम बात करते हैं कि बीजांड का जो बीजांड वृंत है, बीजांड का बीजांड वृंत भाग है, ये बीजांड वृंत भाग है वो बदल जाता है निषेचन के बाद किस में, बीज वृंत में। किस में बदल जाएगा, बीज वृंत में। ये हम ले रहे थे वो अध्यावरण था। तो बीजांड वृंत किस में बदला, बीज वृंत में। ऐसे ही जो नाभिक होता है, हाइलम होता है वो नाभिक के रूप में ही रहता है। राफे है वो राफे के रूप में ही रहेगा। ऐसे ही फिर हम बात करें बीजांड काय। बीजांड काय यानी कि भ्रूण कोश है, इसके चारों ओर जो मृत्युतक कोशिकाओं का बना हुई संरचना है
वो संरचना क्या कहला रही है? बीजांड काय। या तो ये उपयोग में ले लिया जाएगा, मतलब अपहासित, कभी कभी अवशेष के रूप में रहता है, जिसे प्रीभ्रूणपोष कहते हैं। प्रीभ्रूणपोष, जैसे ये हमने देखा था, किसमें था? काली मिर्च में। किसमें था? काली मिर्च में। तो बीजांड काय का जो संरचना है या तो अपहासित हो जाती है, काम में आ जाती है, या फिर कभी कभी क्या है, वो अवशेष के रूप में रह जाती है, जिसको प्रीभ्रूणपोष कहते हैं। जैसे किस में देखने को मिलेगा? काली मिर्च में। कौन से की बात कर रहे हैं? हम बीजांड काय की बात कर रहे हैं। ऐसे ही द्वितीयक जो केंद्रक है, द्वितीयक केंद्रक है, ये वाला द्वितीयक केंद्रक एक नर युग्मक से संयोजित होकर ये त्रिगुणित क्या बना लेता है? भ्रूणपोष। द्वितीयक केंद्रक है वो एक नर युग्मक से जुड़कर क्या बना लेगा? भ्रूणपोष, जो परिवर्धित होते भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। अन्य वाले पार्टों की हम बात करें, प्रतिव्यासित या प्रतिध्रुवी कोशिका व अंडसहायक कोशिकाएं। बीजांड का कौन सा भाग? प्रतिव्यासित या प्रतिध्रुवीय और अंडसहायक कोशिकाएं। कौन सी? ये वाली 3 कोशिकाएं जो निभाग छोर की ओर पाई जा रही थी, प्रतिध्रुवी या प्रतिव्यासित कहला रही थी। साथ ही बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाओं का समूह है, उसमें एक अंड कोशिका है और बाकी वाली 2 कोशिका बचती है, वो सहायक कोशिका कहलाती है या अंड सहायक कोशिका कहलाती है। तो अंड सहायक कोशिका और प्रतिध्रुवी कोशिकाएं हैं, वो बीज बनने तक अपहासित हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। क्या हो जाएगी? अपहासित हो जाएगी। फिर हम बात करें बीजांड के अंदर, बीजांड का भाग है अंडकोशिका। ये अंडकोशिका है एक नर युग्मक के साथ जुड़कर, चूंकि हमने पूर्व में अध्ययन किया है कि प्रागनलिका के अंतर्गत 2 नर युग्मक होते हैं, जिसमें एक तो अंडकोशिका के साथ जुड़ता है, जिसको वास्तविक निषेचन या प्रथम निषेचन कहते हैं, वो तो युग्मनज का निर्माण करता है। दूसरा वाला नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ जाता है और भ्रूणपोष बनाता है, जो त्रिगुणित होता है। तो यहाँ अंडकोशिका है एक नर युग्मक के साथ जुड़कर, ये अंडकोशिका है वो किस में बदल जाती है? युग्मनज में। बाद में युग्मनज है उसका आगे विभाजन होता है और क्या बनता है? भ्रूण। तो कहने का मतलब यूं भी कह सकते हैं अंडकोशिका है वो क्या बना लेती है? भ्रूण बना लेती है। और बात करें हम अध्यावरण, बीजांड के ऊपर जो सुरक्षा हेतु आवरण पाया जा रहा है, यानी कि ये जो अंडकोशिका थी, अंडकोशिका ने तो क्या बना लिया? भ्रूण बना लिया। अब देखिए जो ये आवरण पाया जा रहा है बीजांड के ऊपर, जिसको अध्यावरण कह रहे हैं, ये अध्यावरण है, ये अध्यावरण है वो बनाता है किस में बदलेगा? बीजावरण में। किस में बदल जाएगा? बीजावरण में। तो अध्यावरण 2 है, तो नेचुरल सी बात है बीजावरण भी कितने होंगे? 2, जिसमें एक तो बाह्य बीज चोल हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे? टेस्टा। टेस्टा भी कहते हैं। अंदर वाला है वो अंतः बीज चोल, जिसको टेगमेन कहेंगे।
तो ये था बीजांड से बीज बनने तक उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। द्वितीय केंद्र की बात कर रहे थे तो वो भ्रूणपोष में बदल जाता है। तो ये बीजांड से बीज बनने तक उसमें होने वाले क्या थे, परिवर्तन थे। अगला अपना जो टॉपिक है वो है फल का परिवर्धन। फल का परिवर्धन। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फल का परिवर्धन। देखिए फल की हम बात करें, निषेचन के बाद में अंडाशय है वो तो फल में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है फल का निर्माण किससे हो रहा है, अंडाशय से। और अंडाशय वितियां हैं वो फल वितियों का निर्माण कर लेती हैं। तो अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, फल का निर्माण। अब हम बात करें कि कुछ वाले पादप ऐसे भी होते हैं कि उसमें अंडाशय के साथ साथ अन्य संरचनाएं हैं, बाह्य दलपुंज है, पुष्पासन है, वो भी फल निर्माण की क्रिया में भाग लेता है, फल बनाने में सहयोग करता है। तो उस स्थिति में अंडाशय के अतिरिक्त और संरचनाएं जो भाग ले रही हैं तो उसको असत्य फल, मतलब फल है वो दो प्रकार के हो जाते हैं। अगर अंडाशय केवल अंडाशय के द्वारा बन रहा है तो सत्य फल, और पुष्प की अन्य संरचनाओं के द्वारा बन रहा है तो उसको कह दिया जाता है असत्य फल या आभासी फल। तो अंडाशय है निषेचन के बाद में किस में बदल जाएगा, फल में। निषेचन के बाद अंडाशय है फल में बदल जाता है। कहने का मतलब फल का निर्माण किससे हो रहा है, अंडाशय से। अंडाशय वितियां फल वितियों का निर्माण करती हैं। तो फल की जो वितियां होती हैं, बाह्य फल विति, मध्य फल विति, आंतरिक फल विति, उसका निर्माण है वो किससे होता है, अंडाशय की वितियों से। तो वास्तविक फल है उसका निर्माण तो किससे होगा, अंडाशय से। वास्तविक या सत्य फल। ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। वो वाला कैसा फल कहलाता है, सत्य या वास्तविक फल कहलाता है। दूसरा जो होता है असत्य, कूट या आभासी फल। तो देखिए ऐसा फल जिसका निर्माण है पुष्प की अन्य संरचनाएं हैं, बाह्य दलपुंज है, पुष्पासन है, उसके द्वारा होता हो। अन्य भाग जैसे बाह्य दलपुंज,
दलपुंज, पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, असत्य या आभासी फल कहलाता है। क्या कहलाएगा? असत्य या आभासी फल। जैसे हम उदाहरण लेना चाहें तो सेब है, नाशपाती है, अखरोट है। ये ऐसे फल होते हैं जिनमें अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग हैं वो भी निर्माण प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। जैसे सेब है उसका निर्माण है वो किसके द्वारा हो रहा होता है? पुष्पासन के द्वारा हो रहा होता है। इसलिए सेब को पोम फल की संज्ञा भी दी गई है, मतलब पोम फल भी कहते हैं। ये थी। दूसरी वाली स्थिति में अनिषेक फल, यानी कि ये प्रक्रिया तो हो रही थी निषेचन के बाद में अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। अब कुछ वाले पादप ऐसे भी होते हैं कि उनमें बिना निषेचन के ही किसका निर्माण हो जाता है? फल का। तो बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। और जो फल प्राप्त होता है वो अनिषेक फल होता है। बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। यानी कि कुछ वाले पौधे ऐसे भी होते हैं कि उनमें बिना निषेचन के ही फल है वो बन जाता है, तो वो प्रक्रिया है अनिषेक फलन कहलाती है। तथा ऐसा फल अनिषेक फल कहलाता है। जैसे हम लेना चाहें अंगूर है, केला है, पपीता है, इनमें बिना निषेचन से ही फल का निर्माण हो जाता है। और अनिषेक फल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उनमें बीज नहीं पाए जाते, अर्थात वो बीज रहित होते। वर्तमान समय में अनेक पादप हार्मोनों का उपयोग करके भी बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण करते हैं, जिसे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। प्रेरित अनिषेक फलन यानी कि पादप वृद्धि हार्मोन जैसे जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, उनका पुष्पों पर छिड़काव करके बिना निषेचन के ही फल प्राप्त करने की प्रक्रिया है, वो प्रेरित अनिषेक फलन कहलाती है। पादपों के पुष्पों पर वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन, ऑक्सिन, आदि का
छिड़काव करके बिना निषेचन के ही फल प्राप्त करने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। तो देखिए अनिषेक फलन किसको कह रहे थे कि पुष्पों के ऊपर वृद्धि हार्मोन है, जैसे जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, उनका छिड़काव कर दिया तो निषेचन प्रक्रिया नहीं होगी और बिना निषेचन के ही फल प्राप्त होंगे। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरित अनिषेक फलन। प्रेरित अनिषेक फलन ये प्रक्रिया थी। तो बीज है वो, इसमें हम लें कि फल है, फल का विकास है वो अंडाशय से हो रहा था। अगर अंडाशय से होता है तो वास्तविक फल, अंडाशय के साथ साथ अन्य संरचनाएं भाग ले रही हैं फल निर्माण में, तो उसको आभासी अकूट फल कह देते हैं। दूसरा है, कुछ वाले पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही फल निर्माण हो जाता है, जिसे अनिषेक फलन कहते हैं, जिनमें बीज वगैरह उपस्थित नहीं होते, जैसे अंगूर है, पपीता वगैरह ली थी। विशेष कंडीशन में क्या होता है, कुछ वाले पादपों में पुष्पों के ऊपर वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, उनका छिड़काव कर देते हैं और बिना निषेचन के ही फलों की प्राप्ति कर लेते हैं, तो वो अनिषेक फलन कहलाता है। फिर अपना लास्ट जो लेसन है, लेसन का लास्ट टॉपिक बचता है वो है पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए अपने बायोलॉजी के पूर्व वीडियो फर्स्ट लेसन था आवर्तबीजी पादपों में जनन, वहाँ भी हमने इस बात का जिक्र किया है कि आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं। एक बीजाणुद्भिद अवस्था लंबी होती है, प्रभावी होती है, विकसित होती है, द्विगुणित होती है, वो ले रहे थे। दूसरी प्रावस्था होती है युग्मकोद्भिद, जो अल्पजीवी होती है, अपाशित होती है, ये ले रहे थे। तो ये बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद है एकांतर क्रम में होती हैं, तो इसे ही पीडी एकांतरण कहा जाता है। और जो युग्मोद्भिद अवस्था होती है वो अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था पर निर्भर करती है। तो हम बात करें आवर्तबीजी पादपों में दो अवस्थाएं या दो प्रावस्थाएं होती हैं। बीजाणुद्भिद प्रावस्था, दूसरी युग्मकोद्भिद प्रावस्था। इसकी बात कर रहे हैं हम। ये द्विगुणित स्वतंत्र जीवी होती हैं। जड़, तना, पत्तियों में विभक्त। इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वपोषी होती है, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती है। इसकी बात कर रहे थे, ये अगुणित होती है, ये बीजाणुद्भिद अवस्था पर आश्रित होती है, मतलब स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकती। अविभेदित होती है, जड़, तना,
पत्तियां वगैरह नहीं होती है। और ये बीजाणुद्भिद पर निर्भर थी। अब हम बात करें बीजाणुद्भिद परावस्था है वो और युग्मकोद्भिद अवस्था है वो एक निश्चित क्रम के बाद एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाई जाती है, जिसे पीडी एकांतरण कहते हैं। इसमें हम बात करें जैसे पौधा है, ये इसकी बीजाणुद्भिद परावस्था जो कैसी है 2n द्विगुणित, मतलब यहाँ जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, पुष्प वगैरह हैं। अब इसमें विभेदित होती है, स्वपोषी है। इसमें हम बात करें पुष्प में पुंकेसर हो गया। इधर हम बात करें तो ये स्त्रीकेसर हो गया, यानी कि लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी पुंकेसर, और पुंकेसर से बने लघु बीजाणु जनन क्रिया के द्वारा लघु बीजाणु बन जाते हैं। इधर मादा या स्त्रीकेसर होता है, उसमें गुरु बीजाणु जनन द्वारा गुरु बीजाणु बन गए। गुरु बीजाणु जनन द्वारा क्या बन गए? गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु है वो भी अगुणित है, और एक प्रकार के क्या है युग्मक, और ये भी क्या है अगुणित, और ये भी एक प्रकार के क्या है युग्मक। तो लघु बीजाणु हो गुरु बीजाणु हो, दोनों की दोनों कौन सी अवस्था हुई? युग्मकोद्भिद। फिर ये दोनों लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु है, निषेच एक लंबी प्रोसेस परागण क्रिया होगी। परागण के बाद में परागनलिका विकसित होती है, और वो परागनलिका यहाँ वर्तिका से होते हुए बीजांड में चली जाती है, और अंदर अंड कोशिका से एक नर युग्मक जुड़ जाता है और युग्मनज का निर्माण कर लेता है। मतलब क्या बना? युग्मनज। तो बीजाणुद्भिद परावस्था की प्रथम कोशिका है वो क्या होती है? युग्मनज। और ये युग्मनज है वो ही बाद में कौन सी परावस्था बनाता है? बीजाणुद्भिद परावस्था बनाता है। तो ये अवस्थाएं हम लें, ये तो कौन सी है? युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद से युग्मनज बना, और कौन सी परावस्था बना दी? बीजाणुद्भिद। तो एक बार तो बीजाणुद्भिद अवस्था आती है, एक बार युग्मकोद्भिद अवस्था आती है। तो ये एकांतर क्रम में पाई जा रही थी, इसलिए आवर्त बीजियों में पीडी एकांतरण का गुण पाया जाता है। ये अपना चैप्टर था जिसमें हमने अलग अलग वीडियो बनाए। परागण है, परागण के बाद में परागण की विधियां हैं, निषेचन है, दोहरा निषेचन है, त्रिकसल्यन है, भ्रूण पोष कैसे कितने प्रकार का था, कैसे बन रहा था, भ्रूण का परिवर्धन कैसे हो रहा था, बीज कैसे परिवर्धित हो रहा था, फल कैसे परिवर्धित हो रहा था, जो आवर्त बीजी होते हैं उनमें पीडी एकांतरण कैसे होता है। तो ये हमने पूरा लिया। ये अपना जो 3rd चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।